गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीरा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज हम बात करेंगे सामाजिक समूह की विशेषताओं की। सामाजिक समूह की विशेषताओं के बारे में फीचर और अन्य विद्वानों ने उसकी कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिसमें सबसे पहले है व्यक्तियों का समूह। ये हम जानते हैं कि कोई भी समूह जो उसका निर्माण है वो एक अकेले व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता। उसके लिए कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। और केवल व्यक्तियों का होना ही आवश्यक नहीं होता, बल्कि उनके बीच में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क भी होना आवश्यक होता है, तभी समूह का निर्माण होता है। दूसरा, कार्य विभाजन। प्रत्येक समूह का जो निर्माण है वो किसी उद्देश्य के कारण ही होता है, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो समूह के सदस्य होते हैं उसमें कार्य का विभाजन भी होता है या कर दिया जाता है। इसके अलावा सामान्य रुचि। किसी भी समूह की स्थापना उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा होती है जिनके रुचि और हित एक से होते हैं, वही एक समूह के सदस्य बनते हैं। उसके अलावा समूह में एकता। कोई भी समूह उसी दिशा में या दशा में स्थिर रह सकता है जब समूह के सदस्यों के बीच में एकता की भावना पाई जाती हो, क्योंकि अगर एकता नहीं होगी तो जो समूह है उसका बना रहना संभव नहीं हो सकता। तो जो समूह के सदस्य हैं उनमें एकता की भावना, हम की भावना होना आवश्यक है, जो समूह की एकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उसके अलावा ऐच्छिक सदस्यता, यानी कि समूह की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती बल्कि ऐच्छिक होती है। जिस व्यक्ति की जैसी आवश्यकता होती है, रुचि होती है, हित होती है, उसके आधार पर ही वह उस समूह का सदस्य बन जाता है या उस समूह की सदस्यता को ग्रहण करता है। इसके अलावा स्तरीकरण का अर्थ होता है उच्चता और निम्नता का अंतर, जिसे हम संस्तरण भी कहते हैं। समूह में जितने भी सदस्य होते हैं उन सबके पद जो है वो एक से नहीं होते, बल्कि उनके अलग अलग पद और पद के अनुरूप ही उनकी भूमिका होती है। तो हमें समूह में पदों में उतार और चढ़ाव देखने को मिलता है, जिसे हम स्तरीकरण या संस्तरण कहते हैं। उसके अलावा सामूहिक आदर्श, यानी कि जो समूह है उसके आदर्श होते हैं, कोई उद्देश्य होता है, उस आदर्श और उसके कुछ प्रतिमान पाए जाते हैं, यानी कि कुछ नियम पाए जाते हैं जो सदस्यों के जो पारस्परिक व्यवहार है उनको निश्चित करते हैं कि उन्हीं के अनुरूप, प्रतिमानों के अनुरूप ही उनको व्यवहार करना होता है। और समूह के सदस्यों से ये भी अपेक्षा की जाती है कि समूह के आदर्शों और प्रतिमानों, चाहे वो प्रथाएं, कानून, लोकाचार, जनरीति कुछ भी क्यों ना हो, उनका वो पालन करे। यानी कि जिस समूह के वो सदस्य होते हैं उनकी जो भी प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज होते हैं उसको मानना आवश्यक होता है, क्योंकि उसके अभाव में समूह की एकता बने रहना संभव नहीं होता। और एकता बनाए रखना उसके लिए समूह की जो संचालन के लिए आवश्यक होता है। उसके अलावा स्थायित्व, यानी कि समूह में स्थायित्व का गुण भी पाया जाता है। हालांकि कुछ समूह ऐसे भी होते हैं जो अपने उद्देश्यों के पूरा करने के बाद में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कोई भी समूह इतना भी अस्थिर नहीं होता कि वो आज बना और कल समाप्त हो जाए। उसके अलावा समझौता है, यानी कि समूह की स्थापना तभी संभव है जब समूह के सदस्यों के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली, जो उनके स्वार्थ हैं, नियम हैं, उनको लेकर के आपस में समझौता हो।
क्योंकि समझौते के बिना या सामंजस्य के बिना समूह का संचालन नहीं हो सकता। उसके अलावा ढांचा ढांचा होता है कि कार्य प्रणाली, कि प्रत्येक समूह का एक ढांचा होता है जिसके निश्चित नियम होते हैं, अधिकार, कर्तव्य, पद, भूमिकाएं आदि होती हैं और प्रत्येक सदस्य उन्हीं के अनुसार आचरण करते हैं। उसके अलावा सामाजिक संबंध, समूह में केवल व्यक्तियों का होना ही पर्याप्त नहीं है, यानी कि केवल व्यक्तियों के झुंड को हम समूह नहीं कहते, बल्कि उनके बीच में संबंधों का होना, सामाजिक संबंधों का होना भी आवश्यक होता है। उसके अलावा जागरूकता जागरूकता समूह का एक आवश्यक तत्व है और जागरूकता के बिना समूह में सहयोग की भावना, सहानुभूति की भावना संभव नहीं होती और वो जागरूकता जो है वो ही समूह को आपस में जोड़ती है, यानी कि प्रत्येक की उपस्थिति से सचेत होना। उसके लिए अलावा आदान प्रदान, एक समूह के सदस्य अपने विचारों का ही आदान प्रदान नहीं करते बल्कि कष्ट, सहयोग में भी वो सहायता करते हैं और सहयोग और आदान प्रदान क्या करता है, वो सामान्य हितों की पूर्ति उसी के द्वारा कर पाते हैं और समूह में स्थायित्व भी उससे बना रहता है। ये कुछ विशेषताएं समूह की हमें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा समूहों का वर्गीकरण, या इसको हम कह सकते हैं समूहों का प्रकार। इसके समूह का वर्गीकरण के आधार के रूप में जो है सदस्यों की संख्या, स्थायित्व, हम की भावना, आकांक्षा, प्रकार्य, सामाजिक संबंधों के आधार पर हमें इसके वर्गीकरण देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो इसमें वर्गीकरण है वो सदस्यों की संख्या के आधार पर। सदस्यों की संख्या के आधार का मतलब है कि सदस्यों की संख्या कितनी होगी। समूह छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। ये सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है कि एक समूह में सामाजिक संबंध किस प्रकार के होंगे। जॉर्ज सी मेल, जॉनसन, होमस ने छोटे समूहों को समाज का आधार के रूप में महत्वपूर्ण माना है। छोटे समूहों के माध्यम से ही समाज में व्यक्तियों के संबंध में विश्व से जानकारी मिलती है। होमस ने स्वयं 5 छोटे समूहों का अध्ययन किया और इन्होंने बताया कि मनुष्य की समाज में ऐतिहासिक निरंतरता केवल छोटे समूह के रूप में है। व्यापार, गिल्ड्स, धर्म, वर्ग, राष्ट्र, साम्राज्य, संस्कृतियां, सभ्यताएं सभी विघटित की गई, तोड़ी गई, उन्हें नष्ट किया गया, लेकिन प्रत्येक सामाजिक विघटन के मध्य भी छोटे समूह अपने अस्तित्व को बनाए रख सके। किसी भी ऐसे समाज को हम नहीं जानते या नहीं पाए जाते हैं कि जो जैसे समाज को नहीं जानते जिसमें ये नहीं पाए जाते हैं, यानी कि छोटे समूह हमें हर जगह देखने को मिलते हैं। सदस्यों की संख्या के आधार पर मैकाइवर तथा पेज ने राष्ट्र और प्रांत जैसे बड़े समूहों का भी उल्लेख किया है। इन विद्वानों का कहना है कि समान हितों के आधार पर बड़े समूहों के अस्तित्व को स्वीकार किया और मर्टर ने अंत्यक्रिया की कमी के कारण से राष्ट्र को समूह के रूप में स्वीकार नहीं किया। ये कल मैंने आपको परिभाषा के जब बताई थी उसमें बताया भी था, लेकिन फिर भी इतना तो निश्चित है कि कोई भी जैसे राष्ट्र होता है उसके सदस्यों में हम की भावना हमें देखने को मिलती है और उनके जो हित होते हैं या राष्ट्र हित होते हैं उनके प्रति वो जागरूक भी होते हैं। दूसरा है स्थायित्व के आधार पर। स्थायित्व के आधार पर समूहों को स्थायी और अस्थायी रूप में विभाजित किया जा सकता है। कुछ सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं जैसे परिवार, नातेदारी, शिक्षण संस्था, जिनकी हमें हर समय आवश्यकता रहती है और ये समूह स्थिर समूह की श्रेणी में आते हैं। दूसरी ओर कुछ अस्थिर समूह भी होते हैं जैसे भीड़ है, श्रोता समूह है, जो बहुत ही कम समय के लिए समूह के रूप में रहते हैं
और ये समूह कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर के बनाए जाते हैं और उद्देश्यों की पूर्ति जैसे ही होती है ये समाप्त हो जाते हैं। बोटोमोर जो है वो स्थिर और अस्थिर समूह के विशेष प्रकार, इनके बीच के एक समूह को कहते हैं अर्ध समूह या आभासी समूह। इन्होंने कहा है कि व्यक्तियों का एक ऐसा योग जिसमें संरचना और संगठन का अभाव होता है और जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ अथवा कम जागरूक हो सकते हैं। सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु, लिंग जो समूह है वो अर्ध समूह के उदाहरण हैं। अर्ध समूह कभी भी संगठित सामाजिक समूहों में परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे कोई भी सामाजिक वर्ग कभी भी राजनीतिक दल के रूप में संगठित हो सकता है, ऐसा बोटोमोर ने कहा है। इन्हें कोसाई ग्रुप भी कहते हैं। इसके अलावा हम की भावना के आधार पर जो ये वर्गीकरण है ये समरण ने किया है और इस आधार पर दो समूह बताए हैं, एक अंतः समूह और दूसरे बाह्य समूह। अंतः समूह को हम समूह और बाह्य समूह को वे समूह के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हमारा समूह और वे समूह का मतलब है दूसरा समूह। एक अंतर समूह के सदस्य में जो है आपस में हम की भावना पाई जाती है, जैसे हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा नगर। इस भावना के कारण क्या होता है, अंतर समूह के सदस्यों में एकता दिखाई पड़ती है। एक अंतर समूह के सदस्य अपने समूह को सर्वश्रेष्ठ और अन्य जो समूह हैं उनको हीन मानते हैं और अंतर समूह के सदस्य व्यवहार के सामान्य नियमों का पालन करते हैं और इन्हीं नियमों के द्वारा वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं। जब हम बाह्य समूह की विशेषताओं पर विचार करते हैं तो उनमें भी वे सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो एक अंतः समूह में होती हैं। अंतः समूह और बाह्य समूह क्या है, एक दूसरे के विपरीत विशेषता वाले समूह नहीं हैं, बल्कि वे केवल क्या है, हम और वे की भावना पर आधारित होते हैं और दोनों समूह सापेक्षिक दृष्टि से इनका महत्व होता है। स्वयं का राष्ट्र हमारे लिए अंतः समूह है और अन्य राष्ट्र बाह्य समूह है, परंतु जो राष्ट्र हमारे लिए बाह्य समूह है वही उसके सदस्यों के लिए अंतः समूह है। तो इस तरह से बाह्य समूह और अंतः समूह विपरीत विशेषताओं वाले ना होकर के सदस्यता के आधार पर ये अलग होते हैं। जिनके हम सदस्य होते हैं